Assalamu alaikum dear students. It's our 7th lecture and in this lecture we will study two theories, theory of Kohlberg moral development and Gilligan's theory. And after this lecture you will be able to understand the theory of Kohlberg and obviously Gilligan's theory, and then you will be able to differentiate between these two theories, plus you will explore key concepts of these moral development theories. So moving towards the basic concept of moral development, that what is moral development? It's a gradual development of an individual concept of right and wrong, conscious or religious values, then social attitudes and certain behaviors. So हम ये कह सकते हैं कि ये जो सेकेंड स्टेज है नाइवली ईगोटिस्टिकल. नाइवली का बेसिकली मतलब ये होता है कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस या विजडम या जजमेंट. ठीक है, अब इस स्टेज पर इसका मतलब क्या है वो देखते हैं. एट दिस स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट चिल्ड्रन अकाउंट फॉर इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है या जो सोच है या जो थिंकिंग है उसके बारे में वो जवाबदेह होते हैं. एंड जज एक्शंस बेस्ड ऑन हाउ दे सर्व इंडिविजुअल नीड्स. ठीक है, और उन चीज़ों को या अपने एक्शंस को या अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको इस तरह से जज करते हैं कि उनको ये पता चल सके कि वो अपनी नीड्स को कैसे कैसे फुलफिल करें बेहतर तरीके से. अब इसका उलट भी हो सकता है, बट ओनली इफ इट सर्व्स वंस ओन इंटरेस्ट. ठीक है, इसका उलट भी हो सकता है लेकिन तब जब उसके अपने इंटरेस्ट की बात आती है. ठीक है, इस स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि इज मोटिवेटेड बाय वेंजेंस और एन आई फॉर एन आई फिलोसफी, के मतलब ये है कि पनिशमेंट मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू द क्राइम. ठीक है, कि इस लेवल पर उसको ये लगता है कि अगर मुझे एक काम ना करने पर फ़र्ज़ करें कि एक थप्पड़ पड़ा है, तो देन दूसरे ने किसी ने बहन भाइयों में से किसी ने नहीं किया तो उसको भी उतनी ही मार पड़नी चाहिए जितनी मुझे पड़ी. ठीक है, सो इस थ्योरी पर बिलीव करते हैं वो. सेल्फ एब्जॉर्ब्ड होते हैं वाइल अज्यूमिंग दैट ही और शी इज़ जनरस, कि वो काइंडनेस शो कर रहे हैं दूसरों की तरफ, तो वो अपने आप को उस कैटेगरी में लेने की कोशिश करता है. ठीक है, बिलीव्स इन इक्वल शेयरिंग, कि एवरीवन गेट्स द सेम रिगार्डलेस ऑफ नीड, कि उनको ये जहन में नहीं होती चीज़ कि कम या ज़्यादा मिल सकता है क्योंकि आप छोटे हो. तो आपसे फ़र्ज़ करें एक खाने की चीज़ जो है वो लेकर आए हैं अम्मी अब्बू, तो ऑब्वियसली एक छोटा जो बच्चा है उससे उतना नहीं खाया जाएगा जितना कि एक बड़ा खा सकता है. सो लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझेगा, उसकी ज़िद ये होगी कि जितना उसको मिला है उतना मुझे मिलना चाहिए. ठीक है ना. बिलीव्स दैट द एंड जस्टिफाइज द मीन्स, मतलब इस कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये है कि उसको ये लगता है कि अगर किसी की भलाई के लिए कोई काम गलत भी किया जाए तो वो सही होता है. ठीक है, वो एंड रिजल्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि अगर वो एंड रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव है तो देन उसके लिए अपनाया गया अगर कोई तरीका गलत भी है तब भी वो उसको एक्सेप्ट करेगा. यानी हम कहते हैं ना कि किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ जो है वो झूठ नहीं होता. सो इसका मतलब भी यही है. विल डू अ फेवर ओनली टू गेट अ फेवर. ठीक है, अगर उसको उसके साथ फेवर की जाएगी तो ही वो फेवर करेगा. ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें बच्चे, जब आपने देखा होगा ना, ऑब्जर्व किया होगा कि बच्चे जब चीज़ लेकर आते हैं, अगर एक ही चीज़ दूसरे को पसंद आई है तो वो एक्सचेंज वाली बात करेंगे तो देंगे. अगर एक बच्चा नहीं मान रहा कि मुझे सिर्फ वही चाहिए और मैंने देनी नहीं है, तो देन वो दूसरा भी नहीं मानेगा. फेवर लेने के बाद लेने और देने दोनों की बात करता है. एक्सपेक्ट करता है कि उसको रिवॉर्ड किया जाए जब वो नॉन सेल्फिश चीज़ें करता है. ठीक है, फ़र्ज़ करें कि उसने कोई अच्छी चीज़ की है और वो सिर्फ उसकी ज़ात के लिए फ़ायदा नहीं थी, ओवरऑल किसी के लिए उसने की है, तो देन वो ये चाहता है कि उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसकी तारीफ़ की जाए या उसको कोई इनाम दिया जाए. ऑल राइट. सेकेंड लेवल जो है वो है कन्वेंशनल मोरालिटी का, और दिस एज कवर्स 10 to 15 years, एंड स्टेज 3 इज़ अबाउट द गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन. ठीक है, ये स्टेज क्या कहती है कि डेवलपमेंट इज़ फोकस्ड ऑन लिविंग अप टू द सोशल एक्सपेक्टेशंस एंड रोल.
कि ये स्टेज ये कहती है कि इंसान अब सिर्फ अपनी नीड्स को नहीं देखता या अपने इंटरेस्ट को नहीं देखता, बल्कि अब उसका लेवल थोड़ा इंक्रीज होकर सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस या वो लोग जिनके दरमियान वो रह रहा है उनकी एक्सपेक्टेशंस या उसकी जो डिमांड्स हैं उनके मुताबिक वो सोचकर चीज़ों को करने की कोशिश कर रहा होता है। और देयर इज़ एन एम्फेसिस ऑन कन्फर्मिटी। और ऑब्वियसली देखे ना कि चेंज तो तभी आता है जब वो कंसिस्टेंट हो, ठीक है, उसमें कन्फर्मिटी पाई जाए, कंसिस्टेंसी पाई जाए। ये नहीं है कि आप कि आप थोड़ी देर के लिए तो अच्छा बनने का कह लें, ड्रामा कर लें, लेकिन उसके बाद आप फिर से वही एटीट्यूड शो करें। सो इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी या कन्फर्मिटी, being nice and consideration of how choices influence relationships, ठीक है। और ये भी देखना कि उसके जो डिसीजंस हैं या जो वो चीज़ों को ले रहा है, जो एक्ट कर रहा है या जो उसके बिहेवियर्स हैं, वो उसके रिलेशनशिप्स को कितना इन्फ्लुएंस करेंगे, ठीक है। अब वो अपने फ़ायदे की बजाय दूसरों की विलिंगनेस के बारे में भी सोच रहा है। अब इस स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि फाइंड्स पीयर्स अप्रूवल वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहता है कि मैं अगर एक काम कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे सब लोग जब तक सपोर्ट ना करें तब तक मुझसे अच्छा काम नहीं होगा। देन ही फील्स दैट इंटेंशंस आर एज इम्पोर्टेंट एज डीड्स, और वो एक्सपेक्ट करता है कि उसके इंटेंशंस को एक्सेप्ट किया जाए। बिगिन्स टू पुट हिम और हर सेल्फ इन अनदर्स शूज एंड थिंक फ्रॉम अनदर पर्सपेक्टिव, ठीक है। मतलब अब उसके अंदर ये सोच डेवलप हो गई है कि मुझे अपने आप को किसी और की जगह पर रख कर सोचना है कि अगर वो मेरी जगह होगा तो क्या करेगा, या फ़र्ज़ करेंगे वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। सो इस तरह की सोच और थिंकिंग उसके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती है, और तभी वो गुड और बैड वाली जो बात है वो आएगी। फोर्थ स्टेज इज़ अबाउट लॉ एंड सोशल ऑर्डर। At this stage of moral development, people begins to consider society as a whole when making judgments. कि जब भी कोई राय दे रहे होते हैं इस स्टेज पर इंडिविजुअल्स, तो सोसाइटी को लेते हैं, सिर्फ इन अपनी नीड्स या अपनी रिक्वायरमेंट्स को नहीं ले रहे होते, ठीक है। और इसका फोकस ज़्यादा ये होता है कि हमने लॉज को कैसे मेंटेन करना है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है, और जिससे हमारी सोसाइटी जो है वो मज़ीद इम्प्रूव हो सके, ठीक है। इसके अलावा वो रूल्स को फॉलो करना शुरू हो जाता है, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको परफॉर्म करना शुरू हो जाता है बेहतर तरीके से, और रिस्पेक्ट करता है अथॉरिटीज़ की, ठीक। इस स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स में बात जो है वो ये है कि इज़ अ ड्यूटी डूअर हु बिलीव्स इन रिजिड रूल्स दैट शुडंट बी चेंज्ड, ठीक है। रिस्पेक्ट करता है अथॉरिटीज़ की और ओबे करता है विदाउट क्वेश्चनिंग, ठीक है। क्योंकि ऑलराइट सपोर्ट्स द राइट्स ऑफ द मेजॉरिटी विदाउट कंसर्न फॉर दोज इन द माइनॉरिटी। वो मेजॉरिटी के जो राइट्स हैं उनको भी सपोर्ट करता है, और उसका कंसर्न ये नहीं होता कि माइनॉरिटी क्या चाहती, ठीक हो गया। इज़ अ पार्ट ऑफ अबाउट 80% ऑफ द पॉपुलेशन दैट डजंट प्रोग्रेस पास्ट स्टेज। ये है कि 80% पॉपुलेशन जो है वो इस स्टेज नहीं पहुंच पाती, कि मतलब फोर्थ स्टेज से आगे नहीं जा पाती, ठीक है। क्यों नहीं जा पाती, आगे जो हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ेंगे या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे उससे हमें बेहतर तरीके से जाहिर हो जाएगा। फिफ्थ स्टेज इज़ अबाउट लीगलिस्टिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एंड दिस इज़ द लेवल थर्ड, post conventional morality, or age covers 16+. At this stage people begin to account for the differing values, opinions and beliefs of other people, ठीक है। अब यहाँ पर वो क्वेश्चन करना शुरू हो गए हैं कि लोगों की राय मुख्तलिफ है तो क्यों है, ठीक है। उनकी वैल्यूज़ अगर डिफरेंट हैं तो क्यों हैं, इसी तरह से उनके बिलीव्स अगर डिफरेंट हैं तो क्यों हैं, और क्या बेसिक्स हैं उसके पीछे, क्या हिस्ट्री है उसके पीछे। रूल ऑफ लॉ आर इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग अ सोसाइटी, बट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी शुड एग्री अपॉन द स्टैंडर्ड्स, ठीक है। वो ये समझता है कि रूल्स ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी सोसाइटी को बनाने के लिए, लेकिन उन पे तमाम लोगों की राय का होना ज़रूरी है। अब पिछली स्टेज में हमने बात की थी कि वो जस्ट फॉलो किए जा रहा है
as a follower he is moving in his life, but here he is questioning and reasoning and pointing out the things के how society is moving. ठीक है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि इज़ मोटिवेटेड बाय द बिलीफ इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल. ठीक है, कि वो ये इस बात पर बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करता है या उसका बिलीफ है कि ज़्यादा अच्छी चीज़ें ज़्यादा अच्छी चीज़ों को पैदा करती हैं. ठीक है, आप जितना अच्छा करेंगे किसी के साथ उतना ही इन रिटर्न अच्छा होगा. बिलीव सेंसस वो ये कहता है कि मेजॉरिटीज अथॉरिटी वाला जो रूल है उसको करने की बजाय सबकी राय ली जाए. ठीक है, अगर फर्ज करें मतलब कंसेंसस तो ये है ना कि तमाम लोगों रेफरेंडम कराना एक तरह से कि जी आप इस चीज़ को करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, हाँ या ना में जवाब दें. ठीक, तो तमाम लोगों से जो है उनकी ओपिनियन लेना ज़रूरी है. रिस्पेक्ट द राइट ऑफ माइनॉरिटी. अब यहाँ इस स्टेज पर वो माइनॉरिटीज़ के बारे में सोचना शुरू कर रहा है. वो ये देख रहा है कि उनकी जो ओपिनियंस हैं वो क्या हैं, क्यों हैं और कैसे हैं, और उनको रिस्पेक्ट भी करता है. ठीक है, और इंडिविजुअल राइट्स की बात करता है. वो ये कहता है कि जहाँ पर कलेक्टिव लाइफ है वहीं पर इंडिविजुअल लाइफ भी इम्पोर्टेंट है, और कलेक्टिव लाइफ तब बनती है जब इंडिविजुअल्स जो हैं वो सेटिस्फाइड होंगे. ठीक है, ही बिलीव्स दैट चेंज इन द लॉ इज़ पॉसिबल बट ओनली थ्रू द सिस्टम. ठीक है, वो ये कहता है कि रैंडमली कोई चीज़ इंडिविजुअल बेसिस पर या एक छोटा सा ग्रुप मिलकर इकट्ठा हो जाए और वो जोर लगाना शुरू कर दे कि ये चीज़ ये सिस्टम में चेंज हो जाए और ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा नहीं है. चीज़ों को ग्रेजुअली जैसे सिस्टम में प्रोविज़न होती है उसको वैसे करना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट stage is universal ethical principles. Kohlberg's final level of moral reasoning is based upon universal ethical principles and abstract reasoning. ठीक है, जिसको हम logical कहते हैं. At this stage, people follow these internalized principles of justice even if they conflict with laws and rules. ठीक है, अब ये क्या है कि इस स्टेज पर वो उन तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को या प्रिंसिपल्स जो हैं जस्टिस के उनको फॉलो करते हैं अनटिल और अनलेस के चाहे उनका उसके बारे में राय हाँ में है या ना में है, लेकिन उनको फॉलो करना है. और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? बिलीव्स दैट देयर आर हाई मोरल प्रिंसिपल्स देन दोज रिप्रेजेंटेड बाय सोशल रूल्स एंड कस्टम्स. वो ये बिलीव करता है कि और भी बहुत से ऐसे मोरल प्रिंसिपल्स हैं जिनको डेवलप किया जा सकता है और अपनी सोसाइटी को या अपने कस्टम्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है. इज़ विलिंग टू एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर डिसओबीडियंस ऑफ द सोशल रूल. ठीक है, और इस स्टेज पर उसके अंदर ये चीज़ तो कम से कम डेवलप हो चुकी होती है कि अगर उसने कोई रूल फॉलो नहीं किया, ओबे नहीं किया, तो देन उसको जो पनिशमेंट मिलेगी वो उसे एक्सेप्ट करे. He believes that the dignity of humanity जो है वो is sacred and that all humans have value. ठीक है, वो ये कहता है कि इंसानियत ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मुकद्दस है और इसके हवाले से किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता. अब यहाँ पर देखें कि वो मेजॉरिटी की हाईएस्ट लेवल पर है. ठीक है, अब उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो इमेच्योर सी हो. वो अब कलेक्टिव सोच भी उसमें डेवलप हो गई है, कंसर्न्स भी डेवलप हो गए हैं. वो उस लेवल पर है कि जहाँ पर उसमें एक अच्छे सिटीज़न की तमाम क्वालिटीज़ मौजूद होनी चाहिए और वो हैं उसमें. ठीक हो गया. अच्छा जी, अब आपके लिए एक एक्टिविटी है, वो ये कि मोरल डायलेमा आपके सामने शेयर कर रही हूँ और उसके बाद इसी को मद्देनज़र रखते हुए 3-4 सवाल दिए गए हैं जिनका जवाब आपको देना है और इस हवाले से मैं MDB क्रिएट कर दूँगी, तो आप लोगों ने अपने जो आंसर हैं वो उसमें पेस्ट कर रहे हैं. डायलेमा क्या है कि अ वुमन वाज नियर डेथ फ्रॉम अ स्पेशल काइंड ऑफ कैंसर. देयर वाज वन ड्रग दैट द डॉक्टर्स थॉट माइट सेव हर. इट वाज अ फॉर्म ऑफ रेडियम दैट druggist in the same town had recently discovered. The drug was expensive to make, but the druggist was charging 10 times
what the drug cost him to produce. He paid $200 for the radium, and he was charging $2,000 for a small dose of drug. The sick woman's husband, Heinz, went to everyone he knew to borrow the money, but he could only get together about 1,000, which is half of what it cost. He told the druggist that his wife was dying and asked him to sell it cheaper or let him pay later. But the druggist said, "No, I discovered the drug and I am going to make money from it." So Heinz got desperate and broke into the man's store to steal the drug for his wife. So, by listening this story, you have to answer these three questions. Was Heinz right to steal the drug? Or is it the husband's duty to steal the drug for his wife? या वो किसी और को भी कह सकता था, ठीक है, या वो कानून का सहारा ले सकता था. ये क्या मतलब, क्या पॉसिबल सोल्यूशन है आपकी नज़र में? Did the druggist have the right to charge as much for the drug? Why and why not? ठीक है. सो इन 3 क्वेश्चंस के आपने आंसर देने हैं, लेकिन आपने खुद से अपनी कोई ओपिनियन नहीं देनी, बल्कि आपने इस थ्योरी की जो 6 स्टेजेस हमने पढ़ी हैं उन तमाम स्टेजेस को मद्देनज़र रखते हुए हर सवाल का जवाब देना. ठीक हो गया? सो दिस वाज अबाउट द Kohlberg theory of moral development. Now we are moving towards the Gilligan theory of moral development.